नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब ये जो दिल्ली नगर निगम के जो उपचुनाव बाई इलेक्शंस जो हुए हैं और उसके जो नतीजे आए हैं वो बहुत कुछ नतीजे हैं, उसके जो लक्षण हैं, उसके जो इशारे हैं उसको समझने की ज़रूरत है और उसी विषय पर कुछ विचार जो है हम अपने भारतीय भाई बहनों के साथ साझा करना चाहते हैं। ये 5 उपचुनाव हुए थे दिल्ली नगर निगम के, उसमें से 4 केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी को मिला है और एक जो है बताया गया है कि वो कांग्रेस का। कांग्रेस के विषय में, कांग्रेस माने जीएनपीसी, हाँ सॉरी, हाँ कांग्रेस नहीं कहना चाहिए, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस को ये बताया जा रहा है। तो शायद वो जो ये एक क्षेत्र है सीलमपुर, उसी क्षेत्र से शायद वो जेएनपीसी का उम्मीदवार जीता हुआ बताया जा रहा है। अब देखिए जो लोग बता रहे हैं, कुछ रिपोर्टें आ रही हैं कि वह जेएनपीसी का उम्मीदवार नहीं है, जेएनपीसी समर्थित। अब हो सकता है जीएनपीसी ने समर्थन क्यों किया हो, जीएनपीसी भी धीरे धीरे ये समझ रही है ये भारतीय अवाम ताकत दल के यूट्यूब के माध्यम से जो संदेश और निवेदन हमारे भारतीय भाई बहनों में जा रहा है और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में जो जा रहा है, तो हमारे इस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का भी इस जीएनपीसी से, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस से मोह भंग हो रहा है। डिसइल्यूजनमेंट अब वो शुरू हो गया है। लेकिन फिर भी जो उसकी आदत है कि अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज या उसके वोट पर ही अपना अभी वो एक मानसिक दावा समझती है, तो वहाँ अपना यानी उम्मीदवार खड़ा करने की सोचती है और यदि वो खड़ा करने की स्थिति में अपने को नहीं देखती है तो किसी निर्दलीय को ही वो समर्थन दे देती है। कुछ ऐसी सच्चाई जो है, जब कोई इसका यानी जेएनपीसी का
कैंडिडेट जो है शायद जीतने की स्थिति में नहीं रहा होगा, तो निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दे दिया होगा। और ये सब मामला है कि जो उसका प्रतिद्वंदी है भारतीय जनता पार्टी, उसको हारा हुआ दिखाने के लिए जनता के सामने, और उसमें सीलमपुर में और ये भी देखने की जरूरत है कि जो 4 जगहों पर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जीता है, वही उम्मीदवार सीलमपुर क्षेत्र में 25,000 के मतदाता गण की संख्या में मात्र उसको 125 वोट मिले हैं। यह बहुत कुछ करता है। इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ यदि भारतीय जनता पार्टी गंभीर होती बाकी 4 में, जैसा कि रिपोर्टें आ रही हैं कि सब बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई न तो कोई प्रचार, न तो कोई दबाव, न तो कोई निवेदन, इसी की अनुपस्थिति में ये जो है आम आदमी पार्टी के चारों के चारों जो उम्मीदवार, चारों के चारों उम्मीदवारों की एक खुले मैदान में जैसे जीत होती है, उसी प्रकार उनकी जीत हुई है। जहाँ पर जो है जो भारतीय जनता पार्टी एक विरोध खड़ा कर सकती थी, अपने उम्मीदवार को जितवा सकती थी, उसने एक खुला मैदान इस आम आदमी पार्टी को दे दिया। आम आदमी पार्टी या केजरीवाल के प्रति भारतीय जनता पार्टी वालों का क्या मोह है, क्या स्वार्थ है, और क्या मोह है, क्या स्वार्थ है, या तो दोनों ही जानते होंगे, जनता को बताते नहीं होंगे अंदर खाने में क्या पकती है, क्या छनती है, और जनता को मालूम नहीं। जनता को शायद मालूम हो जाए तो उसको फैसले लेने में और आसानी हो। लेकिन कुल मिलाकर के परिदृश्य यही है। और जिन इलाकों में ये इसके आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, वह जो है वो समृद्ध लोगों को, जिसे पॉश एरिया कहते हैं, वहाँ से इसके कैंडिडेट जीते हैं। और लोग तर्क दे रहे थे कि जो इसने योजना बताई थी कि बिजली का बिल कम हो जाता है और पानी का बिल कम हो जाता है, उसके भी भ्रमजाल में, उसके भी लुभावनेपन में लोग आकर के, जो समृद्ध लोग हैं जो कि अदा कर सकते हैं, वो भी इसके जाल में फंस गए। इस तरह से कहना जो है बहुत कुछ कहता है। इस तरह से सोचना और इस तरह की बीमारी को पालना, यह देश के लिए कितना नुकसानदेह है, इसको समझने की बहुत गंभीरता से आवश्यकता है। अब देखिए, अब तक तो ये था कि भाई जो गरीब लोग हैं उनको ये आम आदमी पार्टी बहला लेती, फुसला लेती है। उनका यदि 200 रुपये का बिल यदि शून्य हो गया तो उन गरीब भाइयों के लिए 200 रुपया भी बहुत होता है, या किसी का 500 रुपया, किसी का 1000 रुपये का बिल यदि शून्य होता है, बहुत होता है। लेकिन वो गरीब भाई, भारतीय भाई बहन सोचने, अब वो भी सोच रहे हैं कि भाई कि इस आम आदमी पार्टी से किनारा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश ने देखा है और उन गरीब भारतीय भाई बहनों ने देखा है कि उनके साथ जो है कितना बड़ा छल किया है इसने, केजरीवाल ने और केजरीवाल के सिपह सालारों ने। कोरोना की अवधि में इसी केजरीवाल का जो एमएलए राघव चड्ढा ने व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के द्वारा जो अफवाह फैलाई कि उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों की बस सेवा जो है वो आनंद विहार बॉर्डर
और गाजीपुर बॉर्डर पर लगी हुई हैं, और वो वहाँ जा कर के उन बसों को पकड़ करके अपने अपने स्थानों पर जा सकते हैं। इस तरह का अफवाह जो है ये केजरीवाल अपने चमचे राघव चड्ढा के द्वारा वो फैलवाया, और वो आग, जंगल की आग की तरह इतना फैला कि अच्छा, और कि सारे मजदूर वो मन बाहर आ गए, और इसने अपनी डीटीसी की बसों से लाखों जो मजदूर भारतीय भाई बहनों को आनंद विहार और गाजीपुर बॉर्डर पर लाकर पटक दिया। कब? कोरोना की अवधि जो कि संक्रमण के बहुत खतरनाक, वो इन्फेक्शन के बहुत खतरनाक दौर से उसमें गुजर रहा था। कल्पना करिए कि यदि वहाँ वो संक्रमण फैलता तो हमारे कितने ये मजदूर भारतीय भाई बहनों को प्रभावित करता, उनको प्रभावित करता, उनका नुकसान करता, और कितने को जान भी गंवानी पड़ती। लेकिन ये कितना स्वार्थी ये है, और कितना जो है वो हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों का दुश्मन है ये केजरीवाल। यह हमारे गरीब भारतीय भाई बहन भी देख रहे हैं, देश भी देख रहा है। और इसके बाद चूंकि कोई बस तो थी नहीं, वो हमारे गरीब मजदूर भारतीय भाई बहन हजारों किलोमीटर बिहार तक, और बिहार में भी उत्तरी बिहार तक पैदल वो जाने को मजबूर हुए। और उसमें हमारी बच्चियां, बहुएं, छोटी छोटी उम्र की, कुछ गर्भवती, और कुछ तो मैंने मर भी गई, मृत्यु भी हो गई। इतना ये स्वार्थी और हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों का और हमारे आम भारतीय भाई बहनों का ये शत्रु है केजरीवाल। और टीवी चैनलों पर जो विज्ञापन आता है, किस तरह से मुस्कुराता है वो, यानी हमारे उन भारतीय भाई बहनों के दुख दर्द पर उसको मुस्कुराहट आती है। तो हमारे दिल्ली के उन क्षेत्रों से जो कि समृद्ध हैं, जिनको अमीर कहते हैं, या जो पाश एरिया है, वहाँ से भी केजरीवाल को समर्थन मिलना ये बहुत ही एक घातक संदेश है। घातक इस मामले में कि देश ये अपेक्षा करता है ऐसे भारतीय भाई बहनों से कि जरा वो सोचें कि यदि देश रहेगा तभी ये व्यवस्थाएं रहेंगी, तभी ये केजरीवाल रहेगा, और तभी आप भी जो है अमीर रह पाएंगे। और यदि देशी असुरक्षित रहेगा तो सब कुछ बर्बाद और सबका कोई मतलब नहीं है। ये सभी को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, और फैसले और उस अनुसार फैसले लेने पड़ेंगे। तो अभी भी जिन दिल्ली में रहने वाले जिन मतदाता गण भारतीय भाई बहनों से समर्थन मिल रहा है, उनको भारतीय जनता पार्टी दल ये कह रहा है कि आप जरा सोचिए कि ये केजरीवाल कौन है। ये वही केजरीवाल है जो कि गद्दार, ये देश का घोर गद्दार कन्हैया कुमार ने जेएनयू के प्रांगण से सरेआम, खुलेआम, सार्वजनिक रूप से नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उसका समर्थन किया था। तो हमारे भारतीय भाई बहन मतदातागण दिल्ली के जो अभी भी समर्थन कर रहे हैं इस केजरीवाल का, क्या ऐसे लोगों का समर्थन करते रहेंगे कि जो उनके साथ खड़ा होगा, उन गद्दारों के साथ खड़ा होगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी।
ये चीज वो शर्मसारी नहीं करती है, बहुत ही एक घातक इशारा करती है कि समृद्ध लोग भी जो है उसके झांसे में आकर के किसी, मान लीजिए ठीक है, मुफ्त पानी मुफ्त बिजली के आधार पर मुफ्त खोर हो जाना एक अपराध तो है, लेकिन सबसे बड़ा जो है अपराध जो ये है कि देश का दुश्मन के साथ जो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका साथ देने वाले को वो दिल्ली के मतदातागण अभी भी समर्थन दे रहे हैं। ये दुख का विषय है। पिछले दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता दल ने बराबर निवेदन किया था कि दिल्ली के लोग सिर्फ नोटा का इस्तेमाल करें। अब ये संदेश कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक हमारे भारतीय भाई बहनों ने इसकी अहमियत को समझा और इसकी आवश्यकता को महत्व दिया। अब इस विषय पर उतना हम वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहुत हो चुका। ऐसे गद्दार को एक थंपिंग मेजॉरिटी मिली, 70 में से वो 66 वो सीटें मिली उसको। तो जरा बताइए, यह देश के नाम पर कलंक नहीं तो और क्या है। दिल्ली के पढ़े लिखे लोग, दिल्ली के जागरूक लोग यदि उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसके साथ खड़ा होता है। ये क्या दिखाता है? क्या ये दिल्ली की मानसिकता पर, दिल्ली की आत्मा पर, दिल्ली की सोच पर एक बहुत बड़ा धब्बा नहीं है? ये बहुत गंभीर विषय है कि अभी भी लोग इस केजरीवाल को गद्दार नहीं मान रहे हैं। मानिए, देश आपके लिए सर्वोच्च जो होना चाहिए, और जिस वक्त आप में भावना आ जाएगी कि यह देश सब कुछ है और देश के बाद ही सब, देश जो सर्वोच्च है और उसके बाद ही सब कुछ है, तो निश्चित रूप से जो है इस केजरीवाल को बहुत बड़ा गद्दार मानेंगे और उसी अनुसार इसको पनिश करेंगे, इसको दंडित आप करेंगे। लेकिन अफसोस अभी वो भावना अभी आई नहीं है। भारतीय अवाम ताकत दल अपने दिल्ली में रहने वाले और दिल्ली के मतदातागण से विनम्र ये विनती करना चाहता है कि गद्दारों को वोट दे करके ये कलंक का धब्बा मत लीजिए। देश के महत्व को समझिए और देश की सर्वोच्चता और उसकी अनिवार्यता के महत्व को उसको समझिए और इस कलंक को कि दिल्ली के लोग जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी का समर्थन करने वाले गद्दार को जो है मैंने थंपिंग मेजॉरिटी के साथ मुख्यमंत्री बना रहा है। ये बहुत दुख की बात। और वही कलंक जीएनपीसी के लोग जो अब जैसे वायनाड के लोगों ने जब इसे राहुल गांधी को चुना तो वो भी एक कलंक ही है। राहुल गांधी इतना खतरनाक, इतना गद्दार को देश के उस हिस्से से, तो हम तो उन भारतीय भाई बहनों से भी निवेदन कर रहे हैं, वायनाड के भी और भी हिस्सों से, कि इस कलंक को मिटाइए। और कलंक ही नहीं है, खतरा है। केजरीवाल जैसे लोग इस देश के लिए बहुत बड़े वो खतरा बन गए हैं। और आप लोगों ने देखा कि अब इनका इलाज जो है किसी संस्था के बस में नहीं है। कायर किस्म का बैठा हुआ है एक प्रधानमंत्री मोदी, वो कुछ नहीं करेगा।
वो सारी इस टाइप के जो गद्दार जो ताकतें हैं, देश के दुश्मन ताकतें हैं, उनको ये पालेगा ये, और अपनी आम जनता को, गरीब जनता को इनके हवाले करेगा। वो जैसे चाहें अफवाह फैलाएं, झूठ फैलाएं, इनको शिकार बनाएं, रोड को बंद कर दें, और रोड को बंद करके जो है हमारे आम और गरीब और भारतीय भाई बहनों का जीवन वो नरक बना दें। ये कुछ नहीं करेगा। अपने पुलिस को ही वो पिटवाएगा, और जो है खुली छूट वो दे देगा कि आतंकवादी खालिस्तानी आकर के जो हमारे राष्ट्रीय गौरव जो बना लाल किला है, उसकी प्रतिष्ठा उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट भ्रष्ट करें, और उस पर जो अपना राष्ट्रीय गौरव जो तिरंगा है उसका अपमान हो। तो ये कार्य तो इस कार्य से यानी उम्मीद मत करिए। इसलिए अब ये दारोमदार सिर्फ जो है अपने जो अवाम है उस पर है, और उसका जो उपाय भारतीय अवाम ताकत दल बता रहा है कि आप अपना जितनी भी दैनिक जो आपकी दिनचर्या है, जो आपका रोजमर्रा है, वो बिल्कुल निर्बाध रूप से करिए, लेकिन भावना पालिए कि इस कलंक को इन देशद्रोहियों को, इस देश के दुश्मनों को ठिकाने लगाना है। इसीलिए भारतीय ताकत दल वो रास्ता बता रहा है कि न तो आपको अपना जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जो आपका जो है वो दैनिक जो है आपकी क्रियाएं हैं, दैनिक आपकी जो जिम्मेदारियां हैं परिवार की और जो है समाज की, उसको छोड़ करके किसी आंदोलन में भाग लेना है, किसी धरने पर बैठ जाना है, किसी आमरण अनशन पर बैठ जाना है, कुछ नहीं करना है। बस भावना पालनी है कि इन देशद्रोहियों को ठिकाने लगाना है मतपेटी के जरिए। और तो ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, जो चुनावी प्रक्रिया है, जो अवसर आता है, इस पर देश के दुश्मनों को ठिकाने लगाना है। इसलिए नोटा का इस्तेमाल जो है सबसे व्यवहारिक और सबसे कारगर एक उपाय है, और उस उपाय का इस्तेमाल करना है। तो ये हमारे दिल्ली के खास करके जो मैंने संपन्न लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, पास एरिया में रहने वाले भारतीय भाई बहन जो कि इस केजरीवाल को अभी भी समर्थन दे रहे हैं, तो इनकी इस सोच को देख करके हमको स्वामी विवेकानंद की वो बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि द ओनली होप इज फ्रॉम मासेस, द ओनली होप इज फ्रॉम मासेस, द लाइट ऑफ दिस कंट्री इज मॉरली एंड फिजिकली डेड। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी उम्मीद करिए वो कॉमन मासेस से, आम लोगों से, गरीब लोगों से, यानी किसी परिवर्तन की, किसी अच्छाई की। वरना जो इस देश का जो संभ्रांत वर्ग है, और उसी में सामंतशाह वर्ग जो है आता भी है, सामंतशाह वर्ग और सम्राट वर्ग, वो नैतिक रूप से और वैसे भी मर चुका है। मैं समझता हूं कि जो उन्होंने चेतावनी दी थी करीब 1893 के आसपास स्वामी विवेकानंद ने, उस चेतावनी का अभी भी असर नहीं हुआ है उस इलाइट वर्ग पर, उस संभ्रांत वर्ग पर, उस सामंतशाह वर्ग पर, जो कि जो है देश के दुश्मनों का साथ देने में उसकी आत्मा कभी भी विरोध नहीं करती है, उसकी आत्मा कभी उसको धिक्कारती नहीं है। किसका? इलाइट वर्ग का और सामंतशाहों का। बताइए, समृद्ध हैं
और बिजली का बिल वो दे सकते हैं, मीटर का बिल दे सकते हैं लेकिन कुछ चंद पैसों की खातिर देश के दुश्मन को माने वो सर पे बिठा रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं और उनके उम्मीदवारों को जितवा रहे हैं। ये मानसिकता बहुत ही घातक है। देश के लिए सोचिए, और देश के लिए सोचने के लिए इन गद्दार ताकतों को शिकस्त दीजिए और शिकस्त देने का जो उपाय है सिर्फ मतपेटी पर बैलेट जो है वो मतपेटी पर बैलेट बॉक्स पर नोटा के जरिए। अब इस संबंध में एक भाषण में सुन रहा था असदुद्दीन ओवैसी का। वो ऐसे भाषण करता है कि लगता है कि वो आवाम को थोड़ा इकट्ठा करना चाहता है, जुल्म के खिलाफ इकट्ठे हो जाओ और जो है और पूरी कार्रवाई के लिए इकट्ठे हो जाओ। ये इनडायरेक्टली इंसाइट करना होता है, भड़काना होता है किसी माने समाज में जो है वो विप्लव या विध्वंस के लिए जो भड़काते हैं, कुछ भाषण ऐसा ही रहता है। और आप सभी लोग जिस तरह का भाषण ये असदुद्दीन ओवैसी करता है, ठीक उसी शैली में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है वो भी यही कहता है कि ए हिंदुओं, तुम लोग इकट्ठे हो जाओ, कार्रवाई के लिए जो है वो तैयार हो जाओ। सरकारें कुछ नहीं करती हैं, तुमको खुद वो करना होगा। तो बड़े गौर से देखिए, हम नहीं कहते कि सिर्फ इतने ही होंगे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के भाषण को जरा सुनिए किस तरह से भाषण करता है। और फिर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के भाषण को गौर से सुनिए कि वह किस तरह से भड़काता है लोगों को। तो दोनों को भड़काने की जो शैली है लगभग एक जैसी है। जरा सोचिए, भारतीय जनता ताकत दल बराबर मना कर रहा है कि किसी को कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, किसी को भड़कने की जरूरत नहीं है, किसी को संगठित होकर के कोई वो विप्लव नहीं करना है, सिर्फ मन में एक विचार ठानना है। वो तो यहां तक कहता है कि भाई आप किसी भी आंदोलन में भाग मत लीजिए, इसलिए कि आंदोलन में भाग लेने के लिए वैसे तो जो जीएनपीसी के लोग और लोग जो है वो किराए पर ले जाते हैं कि भाई यदि एक दिन के लिए आंदोलन में भाग लेना है तो कुछ पैसे लीजिए। पता नहीं कि वो पैसे जो दैनिक यानी जो उनकी आमदनी के बराबर होता है कि नहीं होता है, तो खैर उन बातों को छोड़ दिया। लेकिन यदि गरीब तबके का आदमी यदि आंदोलन में किसी आंदोलन में इस तरह के भाग लेगा तो उसकी जो दैनिक आमदनी है, जो दैनिक जो है उसका जो निर्भरता है वह डिस्टर्ब होती है। तो चाहे वो आंदोलन में भाग ले, चाहे वो धरने पर बैठे, चाहे कोई इस तरह से माने और भी संगठित कार्यक्रम में भाग ले, तो उसकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है, उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए भारतीय जनता ताकत दल बराबर अपने भारतीय भाई बहनों को मना करता है कि आप किसी भी आंदोलन में भाग मत लीजिए, किसी भी जो है धरने पर बैठने के कार्यक्रम में भाग मत लीजिए। और देखिए, कम्युनिस्ट वाले यही करते हैं। कम्युनिस्ट वालों को इस देश में मतलब नहीं है। वो धरना प्रदर्शन तमाम गरीब भाइयों को ला करके वो जुटा देना, हो सकता है कि कुछ पैसे उसे वो देते हों, इसी में विश्वास करते हैं। भारतीय जनता ताकत दल इसके ठीक विपरीत कर रहा है कि
धरना प्रदर्शन में बिल्कुल भाग मत लीजिए, और आंदोलन में भाग मत लीजिए, किसी अनशन में भाग मत लीजिए, किसी आमरण अनशन में भाग मत लीजिए। विचार को सही करिए, विचार मन ठानिए कि पात्र लोगों को चुनना है, और पात्र लोगों, और उसके पहले इन समाज विरोधी और भारत विरोधी जो बहुत खतरनाक ताकतें हैं, उससे अपनी आवाम को, स्वयं को और इस देश को निजात दिलानी है। तो ऐसे भाषणों से हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, चाहे वो किसी भी आस्था के हों, सावधान हो जाएं। असदुद्दीन लोगों से, असदुद्दीन जैसे लोगों से, असदुद्दीन लोग जैसों के भाषणों से, पुष्पेंद्र कुलशेष जैसे लोगों से, पुष्पेंद्र कुलशेष लोगों के भाषणों से सावधान हो जाएं, उसे परहेज करें और उसको तवज्जो मत दें, और इतना ही मान लें कि ये समाज में भेद विभेद, तनाव, नफरत को पैदा करने वाले हैं। ये वो ताकतें हैं। इसलिए ये ताकतें कौन है? जो कि वाम दल, कम्युनिस्ट और जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के मंसूबों को पूरा करने वाले हैं। इसको समझने की जरूरत है। और असदुद्दीन ओवैसी का वो भाषण किस पर होता है कि बस हमको मोदी से नहीं डरना है, हमको वो अमित शाह से नहीं डरना है। वो बंदा कभी नहीं कहता है कि इस देश का और इस अवाम के असली शत्रु जो है जेएनपीसी है, जिसके इतने पाप हैं, जिसने जो है वो देश को बंटवाया, 25 से 30 लाख लोगों को मरवाया, और जो तमाम हमारे यानी देशभक्तों को मरवाया। इस बात को कभी नहीं कहता है वो असदुद्दीन ओवैसी। उसको समझना चाहिए कि जब पूरी आवाम का भला होगा तो जिनको वो भड़काता है उनका भी भला संभव हो जाएगा। लेकिन उनको अलग थलग रख करके कभी भी वो असदुद्दीन ओवैसी वो भला नहीं कर सकता है। देश के लोग, खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, बिल्कुल समझ लें कि अलग थलग रह करके न तो वो अपना विकास कर सकते हैं, न तो देश का विकास हो सकता है, और अलग थलग रहने से सामाजिक जो है वो कमज़ोर होता है। और यही वो चाहता है, वो असदुद्दीन ओवैसी। और ठीक इसी प्रकार की गतिविधि जो है जो उसका जोड़ीदार जो है ये पुष्पेंद्र कुलशेष गिरोह करता है। वो भी वो हिंदू समाज को भड़काना करना, ये माने ठीक उसी तरह की वो गतिविधि है। तो देश का ये दायित्व बनता है कि ऐसी ताकतों को पहचाने और इनकी और ऐसे लोगों के उकसावे को, भाषण से दूर रखें अपने को। इसकी आवश्यकता है। जो ये उकसाए कि भाई ताकत को अपने हाथ में लो, सरकारें नहीं करती हैं, इसका मतलब क्या है? ऐसा ही बोलता है वो पुष्पेंद्र कुलशेष। कभी भी भारत मजबूत रहे इसकी बात नहीं करता है, कभी भी ये देश कैसे मजबूत होगा इसकी बात असदुद्दीन ओवैसी नहीं करता है। तो ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है कि जो समाज को कमजोर करना चाहते हैं, और भारतीय समाज को कमजोर करने का मतलब, इस देश को कमजोर करने का मतलब है जो इस देश के दुश्मन गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस और वाम दलों के मंसूबों को पूरा करना। इसी के लिए जो है वो पैसे लेती हैं सब अपने दुश्मन चीन से, इस देश को कमजोर करने के लिए, देश की आर्थिक प्रगति को रोकने के लिए। इस महत्व को समझना होगा। कोई कह रहा था कि ये कोई वाम दल का, कम्युनिस्ट का प्रवक्ता कह रहा था कि अब जो सड़कें बन रही हैं,
अब हाँ, अब हम लोग बहुत जल्द जो है यहाँ से दिल्ली से कलकत्ता पहुँच जाएंगे, दिल्ली से मुंबई पहुँच जाएंगे, और हमको आंदोलन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। बात तो खैर सही है। यही तो बेवकूफ़ मोदी जी की समझ में, उसकी खोपड़ी में नहीं आ रहा है कि तुम जो है, हालांकि इन शब्दों का हमको प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमको भी बराबर मैं सम्मान देता हूँ अपने वो प्रधानमंत्री का, लेकिन मन में इतना क्षोभ है, मन में इतना गुस्सा है, मैं क्या करूं कि इस बेवकूफ़ मोदी की खोपड़ी में नहीं घुस रहा है कि तुम जो है इतना बड़ा एक्सप्रेसवे बनवा दोगे, हाईवे वो बनवा दोगे, और इन कम्युनिस्टों का, इन कम्युनिस्टों का, एनपीसी वालों का यदि इनको नस्बे नाबूद नहीं करोगे तो ये हर सुविधाओं का, एक्सप्रेसवे को जाम कर देंगे, आपके हाईवे को जाम कर देंगे, आपके फ्रेट जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बन रहा है उसको जाम कर देंगे। तो क्या करोगे? और आप तो कायरों की तरह बैठ जाओगे, दिल्ली को जो है कांटों से घिरवा दोगे। ये आपकी मंशा है। तो बार बार वो सवाल घूमकर यही आता है कि सबसे पहले इन देश की खतरनाक ताकतों को निपटारा करना है, और इस देश की खतरनाक ताकतें का समर्थन करने वाले भी बहुत हैं। समस्या तो यहाँ पर है, माने एनपीसी इस देश की बहुत खतरनाक ताकत है, बात सही है। कम्युनिस्ट वाले इस देश की खतरनाक ताकत है, वो भी बात सही है। इसके साथ जितने भी सटने वाले हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोग, क्या उनके मस्तिष्क में कभी आता है कि जो इसके साथ जो चुनावी या राजनीतिक समझौता करते हैं तो हम ये किसी देश विरोधी ताकत के साथ करते हैं। उसकी आत्मा, मैंने समाजवादियों की आत्मा को कभी वो धिक्कारता है। वो टीवी चैनल में मैंने वो समाजवादी के प्रवक्ता या उसके नेता जो है इसी जेएनपीसी के ही समर्थन में बोलते हैं सब। तो ये भी दुख है। बहुजन समाज पार्टी के लोग भी जो है परोक्ष या अपरोक्ष इसी जेएनपीसी और अन्य वाम दलों के पक्ष में बोलते हैं। और टीएमसी का तो कुछ कहना ही क्या। हर वक्त जो है चुनाव के वक्त में भले कुछ चुनावी गणित के चलते वो पश्चिम बंगाल में या वाम दलों से कुछ विरोध होगा या इस जेएनपीसी से विरोध होगा, लेकिन जो ही चुनाव खत्म होगा तो सब के सब जो है वो गोलबंद हो जाएंगे भारत के खिलाफ, इस देश के खिलाफ। सब चुनाव खत्म होने के बाद ये पूरा कुनबा, टीएमसी हुआ, लेफ्ट हुए, जेएनपीसी हुआ, और फिर जो है आरजेडी हुआ, सपा हुआ, बस सब इकट्ठे हो जाएंगे। एक तो ये, और हमारे कायर मोदी जी इन जो है जेएनपीसी को बचाने के लिए, वाम दलों को बचाने के लिए, और ये आंदोलन करें तो करें, महीनों तक जो है 3 महीने तक वो रोड ब्लॉक कर दें, हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों का जीवन नरक बना दें। इनसे कोई मतलब नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं है और कोई चिंता नहीं। देखिए ना, दिल्ली के जो आंदोलनकारियों के, वो आंदोलनकारी चले गए, टेंट खाली हैं, उन टेंटों को मोदी सरकार जो है हटवा नहीं रही है। इसका क्या मतलब है? उसको हटवाने के लिए आसपास के गांव के लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो आंदोलन कारियों को जो है पुलिस से ये पिटवा रहे हैं, न तो हटा रहे हैं, और जो हटाने के लिए आंदोलन कर रहा है उसको भी ये पिटवा रहे हैं। और जो वो आंदोलनकारी थे उससे खुद पिट रहे हैं, वो उससे जो अपने दिल्ली पुलिस को पिटवा रहे हैं। इतने खतरनाक ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और बीजेपी वाले हैं। कोई भी ऐसा व्यक्तित्व होता, थोड़ा भी जज्बा होता, उस जनता के प्रति, जिस जनता ने इनको गद्दी पर बिठाया है, जिस जनता ने इनको सत्ता पर बिठाया है, थोड़ी भी उसकी यानी भक्ति का सवाल होता,
तो और उसके दुख दर्द के प्रति जो है वो हमदर्दी होती, तो तुरंत जो है, वैसे तो सर्वप्रथम तो जानकर के कि यदि पंजाब से इस तरह का वो विध्वंस चलने वाला है, सर्वप्रथम जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को बर्खास्त करके शासन अपने हाथ में लेकर के वहीं से माहौल को ठीक कर दिया गया होता। और मान लीजिए किन्हीं कारणों से यदि इकट्ठा भी हो गए तो उनमें जो हमारे फंसे हुए जो गरीब किसान हैं, मजलूम हैं, वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, उनको अलग करके पूरे उन ताकतों को कुचला गया होता। अब बीजेपी वाले कहें कि ये ताकत नहीं है, उन्होंने नहीं देखा कि वो आंदोलनकारी दिख रहे थे, तमाम जो है ठाट बाट, और उनका खान पान देख लीजिए, शराब चल रही है, मसाज चल रहा है, डिस्को चल रहा है। अब पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आ रहे हैं आराम से, वो खालिस्तानियों से आ रहे हैं, और वो फिर वो चीन से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? वो आंदोलनकारी थे। और सब बोल क्या रहे हैं, जो असदुद्दीन क्या बोलता है और क्या बोलते हैं कि इन किसानों को, इन अन्नदाताओं को कोई खालिस्तानी कहता है। अरे भाई, वो कैसे हैं? पहले वो कौन लोग हैं देख लो ना। जो मसाज कराने वाले, वो शराब वो शराब का माने वो तांडव करने वाले, इस तरह से करने वाले वो किसान होंगे। लेकिन बस वही झूठ और अफवाह, झूठ अफवाह जो है हमारे देश में, इन जो देश विरोधी ताकतें हैं, समाज विरोधी जो ताकतें हैं, भारत विरोधी ताकतें हैं, उनका सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। और कोई बेरोक टोक न इसका कोई सजा उनको मिल रही है, और धड़ल्ले से सार्वजनिक तौर पर भी, टीवी चैनलों पर भी। और सबसे बड़ी बात है कि इन देश विरोधी ताकतों को ये जो खास करके बीजेपी के लोग और टीवी चैनल के लोग इसको देश विरोधी नहीं मानते हैं। सबसे बड़ी समस्या की जड़ यही है, इसको देश विरोधी नहीं मानते। इसलिए सारी जो है संवेदना यहीं पर समाप्त हो जाती है कि भाई जब वो देश विरोधी नहीं है तो विरोध पक्ष के हैं, तो विरोध पक्ष को तो बोलने का अधिकार होता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि युद्ध के समय भी जो दुश्मन चीन के साथ खड़ा हो, ये के साथ खड़ा हो, तो अपने देश के लोग देखें, क्या वह गद्दार नहीं है? हमारी सेना जब सर्जिकल स्ट्राइक करके जब दुश्मन के आतंकी ठिकानों को नष्ट करे, और फिर उसके मनोबल, उसके शौर्य, उसकी प्रतिष्ठा और पराक्रम को नीचा दिखाने के लिए सबूत मांगे, तो वो गद्दार नहीं है। ये सारे गद्दारी जो है राहुल की है। डोकलाम के मुद्दे पर जब भारत और चीन के बीच में युद्ध और तनातनी जैसी स्थिति हो, और उसमें अपने दुश्मन चीन के राजदूत से रात के अंधेरे में या रात के 12 बजे जाकर मिलना, क्या यह देश के खिलाफ गद्दारी नहीं है? देश के लोग देखें, बीजेपी उनको गद्दार नहीं मानती है, बात दूसरी हो कि किस लिए नहीं मानती है, इसका भी खुलासा भारतीय अवाम ताकत दल जनता के बीच में जाकर बताएगा। और गद्दारों को गद्दार नहीं मानना और गद्दारों की रक्षा करना, ये सबसे बड़ी गद्दारी है। यही सबसे बड़ी गद्दारी बीजेपी और श्री मोदी जी कर रहे हैं भारत के खिलाफ। इस बात को जरा समझिए। अब ये राष्ट्रवादी का सिर्फ इनका मुखौटा भरा, जैसे किसान आंदोलन का सिर्फ मुखौटा भर था, बाकी वो देश विरोधी ताकतों का वो जमड़ या उसकी गिरफ्त में था, उसके जकड़ पकड़ में या गिरफ्त में था। उसी प्रकार ये बीजेपी जो है बहुत ही खतरनाक किस्म की देश विरोधी हो गई है, मुखौटा बस बनी हुई है राष्ट्रवाद का। सारी जो देश विरोधी ताकतों बिल्कुल पाली जा रही हैं।
पाली जा रहे हैं, सब निर्बाध रूप से। सारी चैनल, NDTV और न्यूज़ 24, आज तक, द हिंदू अखबार और JNU के जरिए, द हिंदू और JNU के जरिए हमारे ब्यूरोक्रेसी में, हमारे देश की जो ब्यूरोक्रेसी है या नौकरशाही में, द हिंदू इंग्लिश डेली कौन है? एक चीन परस्त कम्युनिस्टों का पेपर है, नाम रखा है हिंदू। नाम वो जानबूझ करके इतना सातिराना है कि कितने जो है हिंदू सनातन आस्था वाले इस पर ध्यान ही नहीं देते जो इसका नाम हिंदू है। यदि आप उनको छेड़ेंगे कि भाई कि इसके विषय में आप क्या जानते हैं, अरे साहब क्या जानना है, जैसे वो पवित्र गाय की तरह उसको छोड़ दीजिए। हिंदू तो लिखा है ना, पूछना क्या, वह हिंदुओं के विषय में होगा। उनको क्या पता कि हिंदू का नाम मुखौटा पहन करके जो है वो एंटी हिंदू नहीं बल्कि एंटी भारत है। ये एंटी भारत की गतिविधि चलाता है द हिंदू पेपर। तो उसकी मानसिकता वाले ये घुस रहे हैं किसमें? ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में, और JNU से भी घुस रहे हैं। तो JNU से काफी लोग जो हमारी न्यायपालिका में भी वो घुसे हुए हैं। न्यायपालिका का भी रोना अलग से है। एक भाषण में देख रहा था, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भी जो है वो न्यायपालिका को कोस रहा था, और अलग अलग तरीके से कभी जो मुनव्वर राणा भी कोस रहा था। जब इन समूह का जो आंदोलनकारियों का जब स्वार्थ नहीं सध रहा था, तो वो भी कोई कह रहा है सुप्रीम कोर्ट है, और कौन है सुप्रीम कोर्ट, क्या वो उसको कौन सी समिति है, हम नहीं मानेंगे। ये गद्दार राहुल कह रहा था कि इसे सुप्रीम कोर्ट को वो अडानी और अंबानी वो चला रहे हैं। देखिए, ये सारे देश विरोधी स्वार्थी तत्व जो है हमारे इन संस्थाओं पर भी आक्रमण कर रहे हैं। देश को जानना चाहिए कि इन्हीं संस्थाओं ने, इन्हीं संगठनों ने, इन्हीं देश विरोधी ताकतों जब सत्ता में थे, अपने तत्वों को इन न्यायपालिका जैसी संस्थाओं में ठूस कर भर करके अपने काम करवाए। और आज जब उनके मन माफिक काम नहीं हो रहा है, तो उसी न्यायपालिका पर, उसी सुप्रीम कोर्ट पर जो है अपने स्वार्थों की, अपने निहित स्वार्थों के अनुसार जो उनके निहित स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो रही है, तो ये आक्रमण कर रहे हैं। और ये बहुत ही एक माने संगीन, बहुत ही एक बहुत गंभीर मामला है। इसलिए भारतीय वामता, इसलिए जब वो इसी कोर्ट ने जो है तमाम जो है मैंने देश विरोधी ताकतों को बेल पर छोड़ दिया, बहुत गुस्सा आया था भारतीय वामता दल का इस न्यायपालिका के ऊपर। बहुत ही क्रोध आया था कि क्या दशा। अब तक तो ये अपराधियों को छोड़ रही थी, सारे अपराधी जो है वो छाती तान के घूम रहे हैं। अब देश के खिलाफ गद्दारों को भी बेल पर छोड़ रही है। तो खैर, मैंने इस विषय में बताया था कि यह कार्यपालिका की गलती है कि ऐसे मामलों को न्यायालय को नहीं देना चाहिए, ये गलती उसकी है। जैसे कन्हैया कुमार ने जब नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, तो यह मामला जो है, चूंकि भारत की संप्रभुता पर उसने आक्रमण किया था, सीधे जो है सेना को सौंपना था, जो कि गलती ये बेवकूफ मोदी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी ने किया, और उसका खामियाजा अभी भी देश वो भुगत रहा है। तो ऐसे मामलों को जो है कार्यपालिका को चाहिए, सरकार को चाहिए कि ऐसे मामले जो है वो अदालत को वो हरगिज न दे, बल्कि कानून बना करके संविधान में संशोधन करके ऐसी प्रक्रिया बनाए कि गद्दारी के जो मामले हैं, देशद्रोह के जो मामले हैं, वो अदालत के पास हरगिज न जाए, वो सीधे सेना को सौंपिए और सबक मिल जाएगा। उसमें शर्त बस इतनी ही है
कि शासक जो है वो देशभक्त होना चाहिए। शासक जो है बिल्कुल शुद्ध रूप में मुल्क परस्त होना चाहिए, जो कि ये सब मुल्क परस्त तो है नहीं बीजेपी वाले, ये सब सिर्फ सत्ता परस्त है, सत्ता इनको मिलनी चाहिए। अब देखिए ना, जो पार्टी इन देश विरोधी ताकतों को कह रही कि ये मोदी विरोधी है, अब इनके लिए अब कोई क्या मानेगा? इनके लिए यानी मोदी का महत्व ज्यादा है और देश इनके लिए कुछ नहीं है। जितने भी आते हैं बीजेपी के नेताओं के द्वारा सिखा पढ़ा करके, छूट भाई ये यानी बड़े नेताओं के द्वारा सिखा पढ़ा करके छूट भाई ये भारतीय आवाम ताकत दल के पदाधिकारियों से विरोध जताने के लिए वो बस यही कहते हैं कि मोदी का क्या होगा, मोदी नहीं रहेगा तो देश का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उनकी नज़रों में मैं यानी देश का क्या कोई महत्व है ही नहीं, सिर्फ चिंता है मोदी की। बताइए, तो ऐसा संगठन कितना खतरनाक हो सकता है? जो आज ऐसे संगठन की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है कि हम रहें न रहें देश रहेगा, हम रहें न रहें देश को कैसे मजबूत करना है। और उसी प्रकार जेएनपीसी भी खतरनाक थी, जो कहलवाती थी इंडिया इज इंदिरा and इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। ऐसे लोग देश के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। तो ये जो खतरनाक ताकतें हैं, जीएनपीसी, कम्युनिस्ट और उनका जो साथ में जो है और भी जो तंजीमें और भी जो ग्रुप्स हैं, कौन ग्रुप? वो मीडिया का ग्रुप, मीडिया में भी वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये टीवी चैनल, मैंने एनडीटीवी, आज तक, न्यूज़ 24, एबीपी न्यूज़, न्यूज़ नेशन, न्यूज़ 18 इंडिया, सुदर्शन, ये सब जो है। और ये प्रिंट मीडिया में लिया जाए तो द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, नव भारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक भास्कर, अमर उजाला, पंजाब केसरी, ये सब के सब। और भी जो है जो फ्रिंज ग्रुप्स हैं, अर्बन नक्सल्स, इंटेलेक्चुअल वो टेररिस्ट, बारूदी बौद्धिक वर्ग, कन्याकुमारी गिरोह, लुटियन, खान मार्केट गिरोह, असदुद्दीन गिरोह, और ये पुष्पेंद्र कुलशेठ गिरोह, एसडीपीआई, बीएफआई, सिमी, ये तमाम तरह की, इनको जो है बीजेपी वाले मोदी जी को छोड़ दिए, बीजेपी वाले जो है ये देश विरोधी नहीं मानते। ये कहते हैं कि ये मोदी विरोधी है। इस तरह से कहना जो है यह देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है। क्यों? कि इन खतरनाक ताकतों को कि भाई ये मोदी विरोध है, यानी उसकी चादर से जो ढक रहे हैं और उनके चेहरे को जो ढक रहे हैं, वो इन खतरनाक ताकतों को बचाना है। क्योंकि जब आप ये तर्क देंगे भाई कि मोदी विरोधी हैं, तो भाई किसी का भी किसी से राजनीतिक विरोध हो सकता है ना। तो वो जो है संवेदना कि भाई ये देश के गद्दार हैं, वो संवेदना तो हट गई ना। ये सबसे बड़ी गद्दारी है बीजेपी वालों की देश के खिलाफ। इसीलिए भारतीय जनता दल बराबर कह रहा है कि इन सारी ताकतों का निपटारा करना है
और ये बहुत अच्छा अवसर आया है जो है चार विधानसभाओं का और एक जो है केंद्र शासित राज्य का, हमारे असम का, पश्चिम बंगाल का, केरल का, तमिलनाडु का और पुदुचेरी या पांडिचेरी का। इसमें हमारे जितने भी मतदातागण भारतीय भाई बहन हैं वो बिल्कुल मन में ठाने, मन में निश्चय करें, इस बात के लिए प्रतिबद्ध हूँ कि इन सारी ताकतों को शिकस्त देना है मतपेटी पर, नोटा के जरिए। नोटा 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 दबाइए, ये ताकतें परास्त होंगी, हालांकि नाश नहीं होगा इससे। और वो नोटा का प्रतिशत जो है 18-20 नहीं 70-80 के ऊपर एक रास्ता निकलेगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।